जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त हैं। और आज अपना कृषि पशुपालन में लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पशुओं का बधियाकरण। जो पशुओं का बधियाकरण होता है वो कैसे किया जाता है, कौन कौन से इसकी मेथड है, इसके बारे में कंप्लीट टॉपिक, यानी कि पूरा का पूरा बधियाकरण, हम जितनी भी इसकी विधियां हैं वो सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंतर्गत। तो सभी का नमस्कार स्वीकार होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा आप सभी को, गुड इवनिंग भी आपको। और कुछ बच्चे, चलिए, राधे राधे जी, विवेक सिंह, रंजीत यादव जी, विकास राठौर, सुमित कुमार, रंजीत यादव, अंगद कुमार। चलिए, जितने भी बच्चे आ चुके हैं एक बार सभी लोग थम्स अप कर दें। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। फिर आगे का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग के 5वां लेक्चर ये होने वाला है और लगभग आपके जो है लगभग 10 लेक्चर और होंगे पशुपालन में, ठीक है। यानी कि हम अगर ऐसे कहें तो लगभग आप ये मान चलिए 15 नवंबर तक आपका कंटिन्यू क्लास चलेगी पशुपालन की, और आपका ख़त्म हो जाएगा पशुपालन 15 नवंबर तक, ठीक है। लेकिन क्लास अब आपकी कंटिन्यू ही चलेगी। किसी दिन मैं बाई चांस अगर बंद होनी पड़ी तो हो जाएगी, वरना क्लास ऑफ नहीं होगी। आपका संडे हो, कुछ भी हो, आपकी कंटिन्यू चलेगी, ताकि सिलेबस जो है हम नवंबर में कवर कर लें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, बेहतर तरीके से बनाते हैं। और आपके बैच के भी जो बच्चे इच्छुक हों सहयोग बैच से ज्वाइन करना, तो उनको ज़रूर एक बार बता देना, ज्वाइन कर लें जल्द से जल्द, क्योंकि आगे फिर मैं स्टार्ट करूँगा जब लिखने वाला काम, ठीक है। यानी कि आपसे कॉपी लिखाना जब स्टार्ट करूँगा तो फिर आपकी क्लासेस बंद हो जाएंगी ना। अभी आप लाइव जुड़ सकते हैं, तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे अभी बैच से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनका। तो एक बार अपने दोस्तों को बता देना जो तुम्हारे इच्छुक हों दोस्त लेने के लिए। चलो शुरुआत करते हैं आज इस सेशन को बेहतर तरीके से। यहाँ पर देखिए बधियाकरण। अब बधियाकरण का मतलब क्या है इसको समझते, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा इसकी क्या आएगी उसे समझते हैं। तो बधियाकरण में क्या होगा, सर कॉपी हमने पास कैसे आएगी? हाँ, कॉपी आपके पास कैसे आएगी भैया? कॉपी आपको लिखना होगा। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, बताऊँगा कॉपी कैसे लिखना है। ये मतलब इस पर थोड़ा सा काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको जितना मैंने पढ़ा दिया है ये आपको तैयार होना चाहिए। जितना ही मैंने जिस सब्जेक्ट में जितना पढ़ाया है उतना आपको तैयार होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या तैयार करते हो। कुछ अलग से पढ़ना चाहो अलग से पढ़ना, लेकिन जितना मैं तैयार कराया हूँ इतना आपको तैयार होना चाहिए। बस 35 से 40 नंबर का आपका हर सब्जेक्ट में मैं तैयार करा चुका हूँ, ठीक है। तो उतना आपका तैयार होना चाहिए कुल मिला के। आ गई बात समझ में? बाकी का आप चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितना मैं आपको करवा चुका हूँ जिस सब्जेक्ट में, उतना आप तैयार रखें बिल्कुल, ठीक है। उसकी मैं प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। और कॉपी कैसे आएगी उसके बारे में सोच रहे हैं, कैसे कैसे हम आपकी कॉपी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्लान कर रहे हैं अभी। हालांकि मैंने आपको सहयोग बैच में नहीं बोला है कॉपी चेक करने वगैरह की, वो अलग से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। कोशिश है एक उसके लिए। बाकी आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे जैसे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना हमारे पास फाइनेंशियली मजबूत होगा, तो आप लोग कॉपी वगैरह सब कुछ मैनेज कर पाऊंगा। वरना फिर समस्या आती है ना ये सब चीज़ें, क्योंकि आपकी कॉपी में जब लिखवाऊंगा आपसे तो आप मुझे भेजेंगे कॉपी, फिर उसका प्रिंट आउट निकलवाऊंगा। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उसको चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें बर्डन होगा ना। लेकिन इसके लिए संभव तभी है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे, तभी संभव है, ठीक है। बाकी देखेंगे, कुछ प्लान कर रहे हैं, बाकी जैसा कुछ होगा। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। क्या? बधियाकरण। बधियाकरण इसका मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। बधियाकरण का मतलब क्या है तो समझना, यहाँ पर नर पशुओं को उनकी प्रजनन शक्ति से विहीन करना की विधि को हम बधियाकरण कहते हैं, या फिर विसंक्रमण या स्टेरिलाइजेशन। ध्यान सुनिएगा, विसंक्रमण, स्टेरिलाइजेशन अथवा जनन निरोध कहते हैं। ये सभी एक ही के उपनाम हैं, चाहे वो बधियाकरण हो आपका, चाहे विसंक्रमण हो, चाहे वो आपका जनन निरोध हो। ये सभी के सभी एक ही के पर्यायवाची टाइप के, ठीक है, एक ही के पर्यायवाची हैं आपके। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बधियाकरण या फिर
विसंक्रमण कहेंगे, जनन निरोध कहेंगे। जनन निरोध के नाम से जानते हैं जब पशु को उसकी प्रजनन शक्ति से, यानी कि वो प्रजनन नहीं कर सकता है, जब वो प्रजनन नहीं करेगा यानी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है, तो उसी शक्ति से विहीन करना ही, अलग करना ही हम क्या बोलते हैं, बधियाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बधियाकरण। तो एक बार थम्सअप कर दो अगर आपको बधियाकरण समझ में आ गया। बधियाकरण क्या है, क्या एक बार आप थम्सअप कर दें, जो आपका बधियाकरण है उसका मतलब क्या है। तो जब ही पशुओं को, नर पशुओं को उनकी प्रजनन शक्ति से, कि वो प्रजनन ना करें, ठीक है, प्रजनन शक्ति से विहीन यानी कि अलग करना, या प्रजनन शक्ति योग ना रखना, ठीक है, ऐसे कह सकते हो, प्रजनन शक्ति से हटा देना या फिर उसको योग्य ना रखना, ठीक है, तो इस क्रिया को हम बधियाकरण कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये थी छोटी सी डिफिनीशन। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। आगे तो बहुत मजा आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर हो सके आप लोग तो लीड वगैरह लगा के बैठना, ठीक है। अगर आपके पास सुविधा हो तो आप हेडफोन यूज करें लीड लगा के, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म हम मैं नाम लूँगा, थोड़ा सा अगर आपको ऑकवर्ड लगे, हो सकता है आप फैमिली के साथ बैठे हो थोड़ा सा अलग लग जाए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग अगर हो सके लीड लगा के बैठें। ओके, चलो अब देखो, बधिया करने का समय, आयु इस बात पर निर्भर करती है कि हम बधिया करने का उद्देश्य क्या है। अब देखो, जब बधिया किया जाता है तो हमारे पीछे, उसके पीछे जो है एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, हम किस लिए बधिया कर रहे हैं। किसी पशु को जब हम बधिया करते हैं तो उससे पहले हम सोच लेते हैं हम इसका बधिया क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए कि देखो, एक तो होता है अगर मांस वाला पशु है, यानी कि जिसका मांस उपयोग में लाया जाता हो, कुछ ऐसे पशु भी होते हैं जिनका मांस हम प्रयोग में लाते हैं, तो हम अगर बधिया कर देंगे तो मांस की क्वालिटी बढ़िया हो जाती है, ठीक है, मांस की क्वालिटी तब बढ़िया होती है जो मांस वाले पशु होते हैं, तो उनको बधिया करने के बाद उनका मांस बढ़ जाता है, या फिर उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, ठीक है। या फिर हमें कृषि कार्य के लिए उनको प्रयोग में लाना है, ठीक है, कृषि कार्य के लिए हमें प्रयोग में लाना होता है, तो इसलिए हम बधिया करते हैं, ठीक है। तो ये दो उद्देश्य मुख्यतः होते हैं, दो उद्देश्य, ठीक है, या तो उनको कृषि कार्य के लिए हमें लगाना है या फिर उनके मांस उत्पादन के लिए हमें लगाना है, ठीक है, इसलिए हम उनका बधियाकरण कर देते हैं। आप समझते हैं इनकी आयु या समय। तो अगर बात करें हम बछड़ों को कृषि कार्य के लिए, आप लोग देखते होंगे दो चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें आपने देखा होगा, एक होता है बैल, एक क्या होता है, एक बैल होता है, एक होता है साढ़। एक क्या होता है, एक साढ़ होता है, एक बैल होता है, ठीक है। एक को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्स, और एक को हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, बुल बोलते हैं, बुल, ठीक है। जो ऑक्स होता है, ऑक्स का मतलब होता है बैल, और जो आपका साढ़ होता है इसका मतलब होता है बुल, ठीक है, बुल और साढ़। आपको पता है ये जो दो चीज़ें हैं ना, दो, अब इन्हीं के आधार पर समझो, बैल को हम किस लिए प्रयोग करते हैं और साढ़ को किस लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो हमारा बैल होता है ये कृषि कार्य में उपयोग में आता है, बैल को हम कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो जो बैल को हम कृषि कार्य के ले जा रहे हैं, तो वो जब छोटा होता है, जब बछड़ा होता है, तब जाके हम उसका बधियाकरण कर देते हैं, ताकि वो प्रजनन ना कर सके, उसकी शक्ति जो है वो बची रहे, वो कृषि कार्य में वो प्रयोग में लाए इसके। तभी तो कृषि कार्य हार्ड होता है, तब भी वो करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति संचित रहती है, ठीक है। तो ये होता है बैल, जो बधिया कर दिया जाता है वो होता है बैल, और जो बछड़ा या इन शॉर्ट बच्चे पैड करने रोक लगना, चलो छोड़ो, पता नहीं आपने क्या बोला, मैं समझ नहीं पाया। अब देखो, साढ़ जो होता है क्या है, साढ़, अगर साढ़ की बात करें तो ये होता है बिना बधिया किया, ये बधिया किया हुआ नहीं होता है, इसमें बधियाकरण हम नहीं करते हैं, ये होता है साढ़। और साढ़ को हम प्रयोग में किसके लिए लाते हैं, प्रजनन के लिए लाते हैं, ठीक है। तो यही अंतर होता है बैल और साढ़ में। अगर आपसे एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, एग्जामिनर जो आते हैं वो कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे सिंपली ऐसे कि बैल और साढ़ में क्या अंतर है, तो बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैल और साढ़ में क्या अंतर होता है। तो बैल हम उसे कहते हैं जो बधियाकरण कर दिया गया हो जिसका, और कृषि कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता हो, ठीक है। लेकिन साढ़ में बधियाकरण नहीं करते हैं, जो कि इसे हम प्रजनन के लिए काम में लाते हैं, अच्छी नस्ल को तैयार करने के काम में लाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, जल्दी से थम्सअप कर दो, बीच बीच में आपके थम्सअप आने चाहिए,
कि भैया आपको बैल और साढ़ में अंतर कंप्लीट हुआ, कि आपको बैल पता चल गया कि बैल क्या होता है और साढ़ क्या होता है, ऑक्स क्या होता है, बुल क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि साढ़ और बैल में क्या अंतर है, ठीक है, तो तुरंत बता देना है। ऐसे एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेते हैं वाइवा में, बैल और साढ़ में अंतर बताओ क्या होता है। आप पढ़ के ये कहीं लिखा तो मिलेगा नहीं आपको। हाँ शिवम शर्मा जी, नसबंदी और बधियाकरण में क्या अंतर है वो मैं आगे बताऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज ना होना है आपको, आगे आपको बताऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अगर हम कृषि बछड़ों को कृषि कार्य के लिए हमें लाना है, यानी कि आगे चल के उनको बैल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो उनकी उत्तम आयु क्या होती है, लगभग 1.5 से 2 वर्ष, लगभग 1.5 से 2 वर्ष के जब होते हैं उस समय पर हम उनको बधियाकरण कर देते हैं उनका, ठीक है। बछड़ों को अगर हमें कृषि कार्य के लिए लगाना है तो उनकी उत्तम आयु मानी जाती है 1.5 से 2 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष की आयु पर हम उनका बधियाकरण कर देते हैं, ठीक है, कृषि कार्यों के लिए अगर लाना है। अब जैसे कि छोटे जानवर जैसे होते हैं, जैसे बकरी है, भेड़ है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मांस के उद्देश्य से आप सभी के जो क्वेश्चन रहेंगे मैं लास्ट में ले लूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। मांस के उद्देश्य से जैसे बकरी है, भेड़ है, ठीक है, भेड़ बकरी इन सब का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मांस के लिए। इनको हम मांस के लिए ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इनका भी हम क्या करेंगे, इनका बधियाकरण कर देते हैं, क्योंकि इनका जब हम बधियाकरण कर देंगे ताकि इनका जो उत्पादन है, मांस का जो उत्पादन है वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला हो, ठीक है, और अधिक मांस प्राप्त हो सके। तो हम इनका जो है बधियाकरण कब करते हैं, लगभग 1 महीने बाद, या फिर अधिकतर जो इसका टाइम होता है वो 6 माह की उम्र पर करते हैं। कितने, 6 माह की उम्र पर करते हैं। किसके लिए, 6 माह की उम्र पर करते हैं, ठीक है। 6 माह के लिए, 6 माह का जब उम्र होता है उस टाइम पर हम कर देते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक पॉइंट यहाँ पर इसी से संबंधित है, जो कि मुर्गी में या मुर्गा जो होते हैं ना, मुर्गा, तो मुर्गों में क्या होता है, जब अंडकोशों को निकाल देना खस्सीकरण कहलाता है। जो मुर्गे होते हैं, मुर्गों के अंदर से जो अंडकोश होते हैं उनको जब बाहर हम निकाल देते हैं, इनको हम खस्सीकरण कहते हैं या फिर कैपोनाइजेशन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा बधियाकरण से संबंधित ही टर्म है, ठीक है। जो बधियाकरण में एक प्रकार से होता है, जो उद्देश्य वही उद्देश्य इसमें भी होता है, मुर्गे में भी खस्सीकरण करने में। तो ये खस्सीकरण आपसे पूछा जा सकता है कि खस्सीकरण क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही शब्द दिया गया है मुर्गों के लिए, खस्सीकरण या फिर कैपोनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है, मुर्गे के अंडकोशों को निकाल देना भी क्या कहलाता है, खस्सीकरण कहलाता है। क्या, खस्सीकरण कहलाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कोपेनाइजेशन, ओके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आता है भैया क्या, बधियाकरण के उद्देश्य क्या है, ठीक है। बधियाकरण के उद्देश्य क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसका हम क्या उद्देश्य है, अगर हम बधियाकरण कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, समझते हैं। तो पशुओं की प्रजनन शक्ति को किसी अन्य लाभदायक कार्य में प्रयोग करना। भाई देखो, हमने क्या किया, बछड़े को क्या कर दिया, उसका बधियाकरण कर दिया, तो उसकी प्रजनन शक्ति तो खत्म हो गई। अब वही प्रजनन शक्ति हम उसको कृषि कार्यों में लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो उसकी क्या, उसकी शक्ति को हम डाइवर्ट कर दिए, उसकी शक्ति को हम डाइवर्ट करके किसी अन्य लाभदायक कार्य में लगा देते हैं। तो एक तो बेनिफिट ये है इसका, ठीक है, यानी उद्देश्य इसका ये है। नेक्स्ट उद्देश्य आप समझिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट उद्देश्य क्या है, तो भैया नेक्स्ट उद्देश्य होता है कि पशुओं को गोश्त यानी कि मांस इत्यादि प्राप्त करने के उद्देश्य से मोटा करना, ठीक है। अगर हम बधियाकरण कर देंगे तो उनका मांस जो है वो बढ़ जाएगा शरीर में और वो मोटे होंगे, ठीक है। तो ये भी एक फायदा होता है, बधियाकरण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है प्रजनन के कारण होने वाले रोग से छुटकारा दिलाने के लिए। अब देखो, मान लो कि कोई ऐसा है, ठीक है, कोई ऐसा आपको साढ़ दिख गया जो कि आनुवांशिक रूप से बीमार है। क्या है, आनुवांशिकी वाली कोई बीमारी उसको हो गई है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग कैसे HIV वगैरह हो जाती है ना, ठीक है, HIV वगैरह जो कि प्रजनन से फैलती है, प्रजनन से फैलती है। तो उसी प्रकार से कोई ऐसी बीमारी हो जाती है उसको, जो कि बैल साढ़ को वो फैलेगी, एक से दूसरे में जाएगी। तो इसलिए हम उसकी जो है बधियाकरण कर देंगे ताकि वो प्रजनन करे ही ना सके,
ठीक है, वो प्रजनन करेगा ही नहीं तो दूसरे में फैलेगी नहीं, तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, खराब नस्ल के साड़ों को युवा अवस्था में बधिया करके पशु की नस्ल में नियोजित प्रजनन का सुधार किया जाना। देखो, अब मान लो कोई खराब नस्ल है, कोई बेहतर नस्ल नहीं है, कोई एक ऐसी नस्ल का साड़ है जो कि एक बेहतर नस्ल नहीं मानी जाती है, ठीक है, तो उसके जो साड़ होंगे वो कहीं ना कहीं किसी गाय के साथ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो प्रजनन कर लेंगे किसी जंगली रूप में, यानी कि जो देखो टहलते घूमते रहते हैं किसी के साथ हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो उससे क्या होगी, उनकी वंशागति बढ़ेगी। तो उनकी अगर हम उनको क्या करेंगे, टारगेट करके खराब नस्ल के जो भी साड़ होंगे उनको हम क्या कर देंगे, बधिया कर देंगे, ताकि उनकी नस्ल नहीं आगे बढ़ेगी और वो खराब किस्म के जो नस्ल है वो नियोजित हो जाएगी, ठीक है, उसमें हम कोई अच्छी तरीके से एक नया अच्छा साड़ से जो है हम नस्ल तैयार करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम बधियाकरण का फायदा उठा सकते हैं, ये भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने जो भी आपको बताया अभी तक है, ये इसके क्या थे, उद्देश्य थे बधियाकरण के, ठीक है। जल्दी से बताओ हर एक टॉपिक, मतलब कि हर एक लाइन आपको समझ में आई है अच्छा तरीके से, किसी लाइन में आपको डाउट हो, यहाँ तक अगर आपको किसी भी लाइन में डाउट हो तो बताओ जल्दी से, यहाँ तक अगर किसी लाइन में आपको डाउट हो कोई भी, ठीक है, तो बताओ तो जल्दी से, थम्स अप कर दो जल्दी से, अगर इस किसी भी लाइन में आपको कोई डाउट हो। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं भैया। अब हमारा आता है क्या, बधियाकरण की विधियाँ। क्या आता है भैया, बधियाकरण की विधियाँ कौन कौन सी हैं उसको समझते हैं कि बधियाकरण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो भैया, तो बधियाकरण की विधियाँ हैं दो प्रकार की, एक तो होती है वैज्ञानिक विधि, एक होती है आनुवांशिक बीमारी क्या होती है जानवरों में, आनुवांशिक बीमारी क्या होती है जानवरों में, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मनुष्य में बीमारियां होती हैं आनुवांशिक, वैसे ही कुछ ना कुछ इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी, कोई अभी मतलब कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई डिफाइंड अभी नहीं है, जैसे कि मनुष्य में बिल्कुल मतलब क्लियर है, लेकिन अभी ऐसे ही उसमें कोई क्लियर नहीं है, जैसे ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, वैज्ञानिक विधि। क्या है, वैज्ञानिक विधि और एक ग्रामीण विधि है, ठीक है। तो वैज्ञानिक विधि जैसे कि इसमें एक रक्तहीन विधि बोलते से, क्या बोलते हैं, रक्तहीन विधि आती है, जिसमें कि बैडिजो कैस्टेटर का प्रयोग करते हैं, और एक होता है एलास्टेटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें रक्त नहीं लगता। रक्तहीन का मतलब है ये ऐसी विधि है जिसमें रक्त बाहर नहीं निकलेगा, क्या होगा, रक्त बाहर नहीं निकलेगा, ओके। नेक्स्ट है, इसी में चीरा देकर बधियाकरण, चीरा देकर बधिया करना या फिर शैल विधि बोलते से, चीरा देकर बधिया करना या फिर शैल विधि, यानी चीड़ फाड़ करके जो है बधिया करना, तो एक ये विधि होती है। और ग्रामीण विधि की अगर बात करें, ये बहुत पुराने समय पर प्रचलित थी, हालांकि अब धीरे धीरे ये प्रचलित नहीं है। और इसमें क्या करते थे, ये बहुत ही मतलब कि दर्दनाक एक विधि है, क्या, ग्रामीण विधि है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वाली विधि है। होता है इसमें क्या है, इसमें क्या होता है भैया, जैसे कि उसके जो अंडकोश होते हैं, उन अंडकोशों को क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बना के अगर दिखाऊं, जैसे कि ये कोई जानवर, ये जो है पशु है, ये पशु है, उसके ये अंडकोश हैं, क्या है, ये अंडकोश हैं उसके, ठीक है, ये उसके क्या है, ये उसके अंडकोश हैं ऐसे, ठीक है। अब जो इसके अंडकोश है ना, इनको जो है दो डंडों से ऐसे दबा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, दो डंडों से ऐसे दबा लिया जाता है, इस प्रकार से दो डंडों से ऊपर नीचे कर इसको दबा दिया जाता है, दबा देते हैं, और एक व्यक्ति क्या करेगा, दो व्यक्ति इसको दबा देंगे, ठीक है, और इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको फोड़ फोड़ कर इस पे क्या है, इस पर चोट मारेंगे, और ये क्या होंगे, ये अंडकोश फूट जाते हैं, क्या होते हैं, ये फूट जाते हैं। अब तुम सोच सकते हो कितना दर्दनाक होगा, ठीक है। तो आप तुम समझ सकते हो ये कितना दर्दनाक हो सकता है ग्रामीण विधि। ये पहले प्रचलित थी, लेकिन अब ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक विधि होती है पशु के लिए, इसमें पशु की मृत्यु भी हो सकती है, इतना खतरनाक है, ठीक है। अब तुम ही लोग हो, अगर तुम्हारे जो है टेस्टिस में अगर थोड़ा सा हल्का सा कोई चीज लग जाए तो कितना पेन होता है, समझ रहे हो बात को। चलो ठीक है, तो ये हमारी ग्रामीण विधि हुआ करती थी, जिसमें कि पीट कर हम फोड़ देते थे इसमें, ओके। अब देखते हैं भैया अपनी जो विधियां हैं, जो वैज्ञानिक विधि है वही हमारी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम अच्छी तरीके से कवर करते हैं। चलो अब देखो बैडिजो कैस्टेटर, सबसे पहले क्या आता है, बैडिजो कैस्टेटर, क्या आता है, बैडिजो कैस्टेटर आता है, इसको समझते हैं।
बैडिजो कैस्टेटर होता क्या एक्चुअल में, समझना यहाँ पर आपको समझना है ये क्या होता है। देखो बैडिजो कैस्टेटर, जैसे कि अगर आपने संसी देखी हो, ठीक है, गांव में आप लोगों ने संसी देखी होगी, या फिर नहीं देखी तो प्लास तो सभी लोगों ने देखा होगा। क्या प्लास, प्लास तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है, प्लास तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। प्लास बोलो, आप लोगों ने प्लास देखा है? अगर आप लोगों ने प्लास देखा है तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ, ठीक है, हाँ जमूरा, चलो ठीक है। तो ये जो होता है ना संसी या फिर जमूरा कह लो, जो बढ़ाई लोगों के पास होता है, ठीक है, जमूरा जिसे बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, अब इसमें अब ये जो हिस्सा है ना, ये अलग ही हिस्सा, अब इस हिस्से से इसकी जो शुक्रवाहिनियां होती हैं, ठीक है, शुक्रवाहिनियां जो है, और या फिर इसकी जो है स्पर्मेटिक कार्ड होती है, स्पर्मेटिका जो इसकी कार्ड होती है, यहाँ पर कार्ड होती है स्पर्मेटिका कार्ड, जो यहाँ से लटका हुआ चीज़ें होती है ना, नीचे अंडकोश होते हैं उसके, ठीक है, इसके जस्ट यहाँ वाली जो होती है ना धमनियाँ, ऐसे करके आप लोग देखोगे तो ऐसे कुछ आपको नजर आएंगी, ठीक है, लेकिन इसको महसूस करोगे तभी आपको फील होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसको जब आपको इसमें क्या करते हैं, इसको यहाँ से प्रेस कर देते हैं, इस चिमटी इसको बीच में लाकर इसके यहाँ पर रखकर इसको दबा देते हैं। क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दबा देते हैं, क्या करेंगे, दबा देते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, दबा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो स्पर्मेटिका कार्ड होता है जिसमें कि स्पर्म बनता है, ठीक है, जिसमें कि स्पर्म बनता है, उसको क्या करेंगे, उसको दबा देते हैं ताकि उसका संपर्क टूट जाता है, संपर्क जो होता है उसका अंडकोशों के साथ संपर्क वगैरह सब टूट जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको चीज़ बताई है बस। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया कि बैडिजो कैस्टेटर होता कैसा है, तो ऐसा होता है। इसको हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसमें यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, ओके। आई बात समझ में? थम्सअप करते रहो भाई, ये थम्सअप करते रहना थोड़ी सी। चलो जिन्होंने देखा है बैडिजो कैस्टेटर को तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो आप प्लस मान लीजिए, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है बैडिजो कैस्टेटर कैसा होता है तो आप ऐसा मान सकते हो जैसा प्लस आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपका होता है, दबाने का काम होता है इसमें। कट नहीं करते हैं, यहां पर कट नहीं लगता है, ध्यान सुनिएगा, कट नहीं लगता है, कट नहीं आएगा, कट नहीं आता है, यहां पर कटेगा नहीं, ठीक है। आगे से बिल्कुल नुकीला नहीं होता ना, ये नुकीला आगे से नहीं होता, रफ टाइप का होता थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें देखो सर्वाधिक प्रचलित विधि है जो बैडिजो कैस्टेटर मैंने आपको दिखाया, ये जो है सबसे प्रचलित विधि है। पशु को पूर्णतः काबू करके गिरा दिया जाता है। क्या किया जाता है, पूर्णतः काबू करके गिरा दिया जाता है, ठीक है। अब भाई पशु को क्या करेंगे, सबसे पहले गिरा देंगे, वरना तुम्हारी हिम्मत होगी उसके पास जाने की। सोचो, सबसे पहले उसको अगर काबू नहीं करोगे, उसको गिरा नहीं दोगे, ठीक है, तब तक तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी उसके आसपास जाने को, वरना एक लात मारेगा, पता नहीं तुम कहाँ गिरोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम काबू करेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, उसको काबू कर लेंगे, ठीक है। काबू करने का मतलब अपने कंट्रोल में कर लेंगे उसको, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पशु को गिराने के पश्चात एक यंत्र यानी कि बैडिजो कैस्टेटर की सहायता से स्पर्मेटिका कार्ड तथा शुक्रवाहिनी जो कि अंडकोश के अंदर दो दो होती हैं। आई बसन में देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इसमें मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसमें जो आपकी स्पर्मेटिका, ठीक है, स्पर्मेटिका कार्ड तथा शुक्रवाहिनी जो कि अंडकोश के अंदर दो दो होती है, इनको हम दबाते हैं। सिंपल समझना, यहाँ पर शुक्रवाहिनियों तथा स्पर्मेटिका, स्पर्म यानी कि जहाँ पर वीर्य, ठीक है, जहाँ पर वीर्य बनता है, स्पर्मेटिका कॉर्ड तथा शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के जो स्पर्म को लेकर जाती हूँ, ठीक है, जो कि अंडकोश के अंदर दो दो होती हैं, इसी के अंदर आई हुई होती हैं, इसी के अंदर, ठीक है। इसको हम दबाते हैं। तो किसको हम दबाते हैं, स्पर्मेटिका कॉर्ड को बनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें दबाते क्या है। नेक्स्ट क्या है, इनको इतनी जोर से दबाया जाता है जिससे स्पर्मेटिका कार्ड का संबंध टूट जाने से वृषण को रक्त, भोजन, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, स्पर्मेटिका कार्ड को
कार्ड का संबंध टूट जाता है, यानी कि इसका जो संबंध होता है यहाँ पर वृषण के अंदर जो कार्य हो रहा होगा इस पर बनने का, ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। यहाँ तक अब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन खाना पानी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ से हम इसको दबा दिए। अरे भाई ये समझो, कोई पाइप होता है, कोई पाइप होता है ना, कोई पाइप आपने देखा है, पाइप को अगर बीच से दबा दो, चिपका दो, चिपक जाएगा एकदम से, तो उसका आगे पीछे जो है बिल्कुल संपर्क टूट जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में भाई। जब हम किसी पाइप को लेते हैं, कोई पाइप तो मैं यहाँ पर है नहीं, मैंने दिखाता आपको, किसी पाइप को अगर हम यहाँ से चिपका दे, ऐसे दबा दे, वो चिपक जाएगा एकदम से। तो इसका अगर यहाँ से कोई चीज़ आ रही होगी तो उसी पर रह जाएगी, जो चीज़ इधर है इसी तरफ रह जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, जिसके फलस्वरूप वृषण अक्रियाशील हो जाते हैं, फिर उनकी क्रियाशीलता खत्म हो जाती है। भाई जब यहाँ पर इसको भोजन ही नहीं मिलेगा, रक्त नहीं आएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसके अंदर कार्य कुछ हो नहीं पाएंगे। इस कारण क्या होंगे, ये अक्रियाशील है, यानी इसमें क्रियात्मक जो कार्य होते हैं वो सभी बंद हो जाएंगे, ये काम करने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इस विधि द्वारा बधिया करने में मात्र 2 से 3 मिनट लगते हैं तथा पशु को ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। इसमें पशु को ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा और ज़्यादा समय नहीं, मात्र 2 से 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर बस उसको दबाना ही है, बाकी और उसमें कुछ करने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई। अब इसकी कुछ सर जब बैल लात मारेगा तो चेहरा ऐसा हो जाएगा। चलो अच्छा सी हम शर्मा। अब देखो यहाँ पर सावधानियाँ। अब इसकी सावधानियाँ क्या क्या हैं समझते हैं हम लोग। देखो, स्पर्मेटिका कार्ड बधिया करते समय फिसले नहीं। जो देखो, जब बधिया अगर कर रहे हो तुम, तो तुमको इतना अनुभव होना चाहिए, या फिर आप उस समय इतना ध्यान रखें कि जहाँ पर आप दबा रहे हैं उसको फिसलना नहीं चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए। ठीक है, अंडकोशों से लगभग 2 इंच ऊपर दबाएं, अन्यथा अंडकोश दबने का डर रहता है। भाई अब यहाँ पर देखो, अब अंडकोश यहाँ पर है, अब जस्ट यहाँ पर दबाने लगोगे और हो सकता है कि यही दब जाए, और जब ये दबेगा समझ लो कितना दर्द होगा। समझ में आई बात। सिंपल इसको अपने ऊपर लो, तुम्हारे अंदर जो वृषण होते हैं, टेस्टिस हैं, अगर उसमें थोड़ा सा अगर कहीं दर्द होने लगे, मतलब कि अगर टच हो जाता है, कोई चीज़ लग जाती है, तो देखो कितने 2-3 घंटे आप चुपचाप परे रहोगे ऐसे ही। ठीक है, तो अगर सोचो, अगर तुम इसको अगर पास से दबाओगे, अगर हल्का सा दब गया तो कितना दर्द होगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसीलिए इसको थोड़ा सा ऊपर से करते हैं। कहाँ पर, ऊपर से करते हैं, पास में नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। हाँ, 9 बजे वाली क्लास चलेगी भैया, 9 बजे वाली क्लास आज चलेगी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको बताई थी वो हमारी विधि थी कौन सी, बैडिजो कैस्टेटर की। अब हम जो दूसरी विधि लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो है इलास्ट्रेटर विधि। क्या नाम है, इलास्ट्रेटर। नेक्स्ट विधि क्या है, मेरे दोस्त ने मेरा था। ठीक है, आप समझो। अब जो हमारी नेक्स्ट विधि है वो है इलास्ट्रेटर विधि। क्या, इलास्ट्रेटर द्वारा। किसके द्वारा, इलास्ट्रेटर। आप लोगों ने नाम सुना होगा लास्टिक, आप लोगों ने नाम सुना है लास्टिक का। कितने लोगों ने नाम सुना है लास्टिक, लास्टिक का नाम सुना है। अरे भाई लास्टिक, आप लोग कोई अंडरवेयर कच्छा लेने जाते हो, देखते हो इसमें ऐसे ऐसे करके देखते हो ना कि लास्टिक कितनी अच्छी है। ठीक है, लास्टिक आई बस में, तो लास्टिक समझे हो, लास्टिक। तो भैया लास्टिक से ही क्या है, इलास्ट्रेटर, कि उसको हम कितना फैला सकते, इलास्ट्रेटर। ठीक है, ये क्या होती है एक्चुअली, ये होते हैं रबड़ के छल्ले। क्या होते हैं, रबड़ के छल्ले। कैसे, कुछ ऐसे गोल गोल जो होते हैं, इसमें रबड़ के छल्ले होते हैं। क्या होते हैं, रबड़ के छल्ले होते हैं। ठीक है, रबड़ के छल्ले होते हैं। इन्हीं रबड़ के छल्लों को हम क्या करते हैं, इन्हीं के रबड़ को छल्लों को एक इलास्ट्रेटर नाम का यंत्र होता है, उस यंत्र में फैला, उसमें यंत्र में लगाकर इसको हम फैला देते हैं। क्या करेंगे, इस यंत्र में लगाकर इसको हम बड़े से फैला देते हैं, ऐसे ऐसे हम इसको फैला देते हैं। ठीक है, रबड़ तो इतनी सी होती है, लेकिन इलास्ट्रेटर नाम का एक जो यंत्र होता है, उस यंत्र में फंसाकर इसको हम फैला देते हैं। अब ये कुछ ऐसा फैल जाता है, अब कुछ ऐसा फैल जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आपको पता है कि जो इसके वृषण होते हैं, जो बैल है, यहाँ पर मैं बैल को बना रहा हूँ, उसके वृषण बना रहा हूँ, आपको देखिएगा यहाँ पर जो उसके वृषण है। ठीक है, जो उसके वृषण है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चौड़ाई में है, यहाँ पर ये पतले हैं। आई उसमें यहाँ पर जो देखोगे ये चौड़ाई में होते हैं, तो इसीलिए हम अगर यहाँ पर ऐसे डालेंगे इसको तो नहीं पिलेंगे,
आपके जो है, ठीक है, और आप हाथ से इतना खींच के पिलाने में आसानी नहीं होगी आपको, ठीक है, काफ़ी कष्ट होगा आपको भी खींचने में, फिर उसको पिलाने में, ठीक है। और इतने बड़े होते हैं ये, ठीक है, विषर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब क्या करेंगे, एक एलास्टेटर नाम का जो हम ले लेंगे, क्या यंत्र ले लेंगे इलास्टेटर नाम का, और लास्टिक यानी कि जो रबड़ होगी, रबड़ में फंसा, उसमें यंत्र में फंसा कर रबड़ उसको हम ऐसे खींचेंगे तो फैल जाएगी। जब फैल जाएगी, अब यहाँ का जो गोला है ये जो एरिया बीच का ये बढ़ जाएगा। अब एरिया जो बढ़ गया है, यही एरिया से इसको पिलाएंगे, इसको ये मोटा वाला हिस्सा इसमें आ जाएगा और ये धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे। अब फिर से ये अपना ये वाला शेप ले लेगा, फिर अपना जो छोटा वाला शेप है वो वाला शेप ले लेगा और हम यंत्र को बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम जो है अपनी जो रबड़ है वो हम इस स्थान पर हम लेकर आ जाएंगे। तो रबड़ हमारी कहाँ आ गई है, इस स्थान पर आ जाएगी और ये नीचे गिरेगी नहीं, रबड़ नीचे गिरेगी नहीं, क्योंकि ये नीचे वाले मोटे होते हैं, ठीक है, नीचे वाले जो अंडकोश है ये मोटे होते हैं, इसलिए वो नीचे रबड़ नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो, अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसमें पशु को ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा, और रबड़ है, रबड़ आपको पता है धीरे धीरे क्या करेगी, वो नीचे इस तरफ, मतलब धीरे धीरे छोटी होने की कोशिश करेगी, क्या छोटी होने की कोशिश करेगी। और आप दूसरी चीज़ क्या होगा, और ये जो है धीरे धीरे मोटाई, यानी इसकी मोटाई बढ़ेगी। अरे भाई आप देखो, आपने अगर किसी पेड़ को देखा हो, किसी पेड़, आपने कोई पेड़ देखा, छोटा सा पेड़ हो, कोई छोटा सा पेड़ हो, उसकी कोई टहनी हो, ठीक है। अब टहनी के ऊपर अगर कोई तुम चीज़ बांध देते हो, मान लो आपने यहाँ पर एक तार बांध दिया, क्या एक तार बांध दिया इसमें, और यहाँ पर कोई तार बांध दिया है आपने, ठीक है, ऐसे गोल तार आपने बांध दिया। अब आप देखोगे धीरे धीरे ये क्या करेगा, ये मोटा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, और इसके बीच में एक खांचा बनता जाएगा, ठीक है, इधर भी मोटा होता जाएगा, लेकिन ये जो है ना, जहाँ से तार बांधा हुआ है यहाँ पर एक खांचा बन जाता है, क्या एक खांच बन जाती है, क्या बन जाती है, एक खांच बन जाती है, ठीक है, क्या बन जाएगी, खांच बन जाएगी, यानी प्रेशर रहता है वहाँ पर, वो दबा रहता है, आए बस में। तो कुछ ऐसा यहाँ पर होता है, धीरे धीरे क्या होंगी इनकी जो यहाँ पर ऑक्सीजन, खाना, रक्त वगैरह जो भी आने वाली है चीज़ें, वो यहाँ पर आने बंद हो जाती हैं, और फिर ये अक्रियाशील होते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं, ठीक है। जब अक्रियाशील हो जाते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रबड़ को निकलवा देते हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ऐसा है प्रोसेस है, आगे बात समझे कि हम इस इलास्टेटर से मदद से कैसे करते हैं। सिर्फ इसमें काम इतना ही होता है, एक रबड़ होती है, इलास्टेटर नाम का एक यंत्र होता है, उस यंत्र की सहायता से इसको हम फैला देते हैं, फैलाने के बाद इसमें पिला देते हैं, इसके अंडकोशों में ऊपर की तरफ सेट हो जाते हैं, बस धीरे धीरे क्या करेंगे, ये रबड़ आपस में ऐसे सिकुड़ती जाएगी, और यहाँ से जो इसका कनेक्शन है, इसमें खाना, भोजन, रक्त आना बंद हो जाएगा, और ये धीरे धीरे अक्रियाशील हो जाते हैं, ठीक है। थम्स अप कर दो अगर ये चीज़ समझ में आपको आ गई, इलास्टेटर के द्वारा हम कैसे करते हैं, फिर आपको थ्योरी में बताता हूँ, ठीक है भैया। इसमें रबड़ जो होती है कोई 1 महीने 2 महीने में नहीं निकलती है, ये लगभग सालों लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे काम होता है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे काम, ठीक है, ये धीरे धीरे काम होता है, लेकिन इसमें पशु को जो है कष्ट नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे काम होता है ना, इसलिए इसमें पशु को कोई कष्ट नहीं होता है अधिकतर। चलो अब देखो, अब डिपेंड करता है पशु के अंडकोश कैसे हैं, कैसा क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन रहेगा। लेकिन जैसे आपको पता चलेगा, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि अब ये जो है इसका बधियाकरण सफल हो चुका है, तब जाके अगर निकाल देना चाहो निकाल दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस विधि में पशुओं को बधिया करने में एक बार रबड़ का एक सख्त छल्ला इलास्टेटर नाम ही इसका लिखा गया है कि उसको इलाज करना, यानी उसको लार्ज करना, रबड़ को लार्ज करना, इलास्ट करना, ठीक है, इलास्टेटर की सहायता से पशु के अंडकोशों में ऊपर की ओर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो, मतलब अगर वहां की खाल सड़ गई हो, मतलब कि आपका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ की अगर खाल सड़ गई हो, मतलब क्या है आपका कहने का मतलब, आपका क्या है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर उसको चढ़ा दिया, ठीक है, चढ़ा दिया, उसके बाद अब धीरे धीरे जो है ये सूखते जाएंगे, ये क्या होंगे, ये सूख जाएंगे, मतलब कि निष्क्रिय हो जाएंगे, ठीक है, क्या होंगे, ये आग निष्क्रिय हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा बिल्कुल झुर्रीदार, बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, ठीक है।
फिर इनका साइज वगैरह सब घट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा तो ये धीरे धीरे गिर भी जाती है, ये गिर भी जाती है या फिर नहीं गिरती है तो आप इसको कटवा मतलब कि हटवा सकते हो। ठीक है, फिर आपको पशु गिराना पड़ेगा, उसके बाद उसको सहायता से उसको काट देना है। अगर उसकी कट गई हो तो उस पर आयोडीन या फिर आपका जो है एंटीसेप्टिक वगैरह दवा लगा देना है, बस सिंपल। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। वैसा इतनी जल्दी कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी होती नहीं है। 6 नंबर का, ये 6 नंबर में आता भैया, 6 नंबर का टॉपिक है। नेक्स्ट देखो, इस छल्ले के ऊपर चढ़ने से अंडकोश में रक्त का जाना बंद हो जाता है और कुछ समय पश्चात अंडकोश सूख जाते हैं। समझ में आना है? यहाँ पर अंडकोश क्या होंगे? सूख जाएंगे। क्या होंगे? सूख जाते हैं। जब सूख जाएंगे तो अपने आप ही रबड़ बाहर निकल आती है, एक ये भी कारण है। नेक्स्ट देखो, इस विधि से पशु को बधिया करने में समय तो अधिक लगता है परंतु पशु को कष्ट नहीं होता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब, अगर आपको समझ में आ रही बातें तो आपको थम्स अप करना जरूरी है। देखो, अगर बात करें सबसे बढ़िया तो आपकी बैडिजो कैस्टेटर को माना जाता है। ठीक है, बैडिजो कैस्टेटर को सबसे बेस्ट माना जाता है। बैडिजो कैस्टेटर जो है ना उसको बेस्ट माना जाता है। ठीक है, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट देखो, अब क्या होता है? शैल विधि। शैल विधि का मतलब है कि चीरा देकर क्या करेंगे? चीरा लगाकर जो है इसको हम सही करेंगे। तो इस विधि में क्या होगा? इस विधि में नर पशु के अंडकोशों के ऊपर चढ़ी चमड़ी को काटकर दोनों अंडकोशों को निकाल दिया जाता है। इसमें पशु को एक छोटा सा घाव हो जाता है जो एंटीसेप्टिक दवाओं के प्रयोग से ठीक हो जाता है। इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे भैया? इसमें क्या करेंगे? जो इसके अंडकोश होते हैं, अंडकोशों के ऊपर कैसे एक चमड़ी होती है ना, ऐसे करके एक उसके ऊपर खाल होती है। अब इस खाल को हम काटेंगे, काटने के पश्चात इसके दोनों अंडकोशों को हम यहाँ से काट कर निकाल देंगे, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं चीरा देना। ठीक है, चीरा देना या फिर शैल विधि, यानी चीर फाड़ के द्वारा हम इसको कर सकते हैं बधियाकरण। ये भी तरीका होता है। नेक्स्ट कौन सा तरीका भैया? रासायनिक विधि। नेक्स्ट एक तरीका आता है जिसे बोलते हैं रासायनिक विधि। अब एक रासायनिक विधि कौन सी है? तो नर पशुओं को बधिया करने की यह एक नई विधि है। इसमें कुछ रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं जो हार्मोन से भी मिलते जुलते हैं। इनमें स्टिलबेस्टेरॉल टैबलेट इंजेक्शंस प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। मतलब समझो, यहाँ पर ये एक रासायनिक विधि होती है। इसमें क्या करेंगे? कुछ ऐसी दवाइयाँ बनी हैं, अब उन दवाइयों को हम पशु को खिला देते हैं और धीरे धीरे क्या होगा? उसके वृषण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या फिर अक्रियाशील हो जाते हैं। तो इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं रासायनिक विधि का। अरे भैया, खस्सीकरण जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुर्गे में है। खस्सीकरण का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुर्गे में है। ठीक है यूपी वाले जी, खस्सीकरण अगर शब्द आएगा वो सिर्फ मुर्गे के लिए है। उसमें मुर्गे के लिए एक टर्म दिया गया है खस्सीकरण, तो वो उसके लिए ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो रासायनिक विधि में आपको याद रखना है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो टैबलेट्स या कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हम पशु को देते हैं और धीरे धीरे उसके जो वृषण होते हैं उस कुछ समय में अक्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन समस्या ये है, अगर आप दवाई देते हो, अगर आप दवाई उससे देते हो यानी रासायनिक पदार्थ उससे देते हो, तो हो सकता है उसके शरीर पर कुछ ऐसे प्रभाव पड़े जो कि हानिकारक हों। ठीक है, जैसे कि उसके ऊपर हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं दवाइयाँ देने से। ठीक है, दवाइयाँ देने से कुछ हानिकारक प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भैया। अब भैया देख लेते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट भैया कि नसबंदी और बधियाकरण। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसको समझना है हमें, क्योंकि सीएम शर्मा जी कह रहे थे सर नसबंदी और बधियाकरण में क्या अंतर है। ठीक है, तो हमने पहले आपको बधियाकरण बता दिया क्या है, जिसमें कि स्पर्मेटिका कार्ड को हम क्या करते हैं, संपर्क तोड़ते हैं या फिर वृषण को हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आया नसबंदी या फिर इसे बंदीकरण कह सकते हो या फिर वैसेक्टोमी ऑफ बुल। ठीक है, ये कह सकते हो। समझ में आई बात? तो इसे हम समझते हैं स्टीव एलास्टेटर टैबलेट, इसे क्या है? हाँ बिल्कुल, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। स्टीव एलास्टल टैबलेट जो ये है ना, टैबलेट जो यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, स्टिलबेस्टेरॉल टैबलेट से क्या तात्पर्य या अभिप्राय है?
ठीक है, ऐसे करके भी अति उत्तरी प्रश्न में आ सकता है। तो ये आपको जब बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होगा तभी आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आप समझते हैं नसबंदी या फिर बंदीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, समझो यहाँ पर। तो देखो, वयस्क यानी कि पौड़ साड़ों को जनन अयोग करना नसबंदी कहलाता है। इस प्रकार के साड़ों को टीजर साड़ कहते हैं। अब नसबंदी हम क्यों करते हैं इसका मतलब समझो। नसबंदी हम क्यों करते हैं, इसका हमें प्रयोग क्या है इसके। ठीक है, इसमें हम प्रयोग क्या करेंगे इसका। भाई आपने बधियाकरण कर दिया तो उसका प्रयोग आप जान गए किस लिए हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जो नसबंदी करते हैं वो हम साड़ों में करते हैं। क्या, साड़ों में। अब समझना, वयस्क पौड़ साड़ों को जनन, वयस्क होना चाहिए कैसा, वयस्क, छोटे पर नहीं करते हैं, जब जवान हो जाता है उस समय करते हैं। साड़ों को जनन अयोग, जनन अयोग करना नसबंदी कहलाता है। इस प्रकार के साड़ों को टीजर साड़ कहते हैं या फिर टीजर बुल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, टीजर बुल कहते हैं। ठीक है, अब समझो इसमें होता क्या है। इनके अंडकोशों में रक्त, ऑक्सीजन आदि सभी जाते हैं और शुक्राणुओं का विकास भी होता है। अब समझो इसका मतलब क्या है, हम जब बधियाकरण कर रहे थे तो उसमें रक्त ऑक्सीजन को रोक दे रहे थे, वहां पर रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था अंडकोशों तक, जिसके कारण वो अक्रियाशील हो जा रहे थे। लेकिन नसबंदी में ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या करते हैं हम लोग, यहां पर अंडकोशों तक रक्त, ऑक्सीजन आदि बराबर जाते रहते हैं और साथ ही साथ शुक्राणुओं का बनना यानी विकास होना भी लगातार चलता रहता है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन लगातार चलता रहता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परंतु शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। अब भाई ये नसबंदी में क्या है, इसमें क्या हो गया, इसमें यह हो गया भैया कि इसमें शुक्राणु तो लगातार बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन सप्लाई नहीं है, यानी बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाहर यानी साड़ से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, यानी जो उसका सिसन है या पेनिस है उससे बाहर नहीं आएंगे, लेकिन वो शुक्राणु लगातार बनते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्योंकि यहां पर लिखना क्योंकि नसबंदी में उनकी शुक्रवाहिनियों को काट या बांध दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यहां पर हम किसको टारगेट कर रहे हैं, यहां पर हम शुक्रवाहिनियों को, यानी कि जो वृषण से स्पर्म को लेकर सिसन तक पहुंचाने वाली जो वाहिकाएं होती है, इसे हम शुक्रवाहिनियां बोलते हैं, उनको हम काट देते हैं या फिर उनको बांध देते हैं ताकि वो जो है आगे जाकर जो है सिसन तक ना पहुंचे या फिर पेनिस तक ना पहुंचे, ताकि वो बाहर जो है निकल सके। ओके, तो यहां पर मेन टारगेट हमारा होता है कि भैया जो हमारा शुक्राणु है, स्पर्म है, वो बाहर ना निकले, लेकिन वो उनका फॉर्मेशन लगातार चलता रहे। ठीक है, तो थम्स अप कर दो एक बार शिवम शर्मा जी और अन्य भी बच्चे जिन्हें ये समझ में आ गया हो कि ये नसबंदी और बधियाकरण में अंतर क्या है। जल्दी से बता दो, इनमें अंतर आपको समझ में आया अच्छी तरीके से कि नहीं आया। प्लीज आप जल्दी से बता दें थम्स अप करके, आपको ये पॉइंट समझ में आ गए कि बधियाकरण में और नसबंदी में अंतर क्या है। ठीक है, और एक बार इसको नोट्स बना लेना सभी लोग। अब देखो एक पॉइंट और आता है इसमें, टीजर साड़। क्या है, टीजर बुल। क्या आता है, टीजर बुल या फिर इसी को बोलते हैं टीजर साड़। तो टीजर साड़ का हम प्रयोग क्या करेंगे भैया। अब सोचो अगर हम नसबंदी कर दिए हैं तो उसका हम प्रयोग क्या करेंगे। अब इसका प्रयोग क्या होता है, जब देखो जैसे कि बड़े बड़े जो डेयरी फार्म होते हैं, जो बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं वहां पर हजारों की संख्या में गाय होती हैं। ठीक है, अब उन गायों में कौन सी गाय जो है वो ऋतुमय है, यानी कि हीट पीरियड में है। किसमें, हीट पीरियड में है। ठीक है, तो उसको जांच करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए हम यूपी वाले जी आपने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा था कि जो आपका बायोडिजो का स्टेटर है उसमें शुक्रवाहिनियों के साथ साथ हम स्पर्मेटिका कार्ड को भी दबाते हैं, लेकिन यहां पर स्पर्मेटिका कार्ड का जिक्र नहीं किया गया है। आ गई बात समझ में। यहां पर आपको ध्यान से एक चीज लिखी हुई है, शुक्रवाहिनियां ओनली, केवल। वहां पर क्या था, शुक्रवाहिनियों के साथ साथ आपका बधियाकरण में स्पर्मेटिका कार्ड भी था। ठीक है, आ गई बात समझ में, जिसके थ्रू वृषण तक जो है रक्त वगैरह पहुंचता है और फिर वृषण से शुक्रवाहिनियों के द्वारा जो स्पर्म है वो बाहर आता है। आई बात समझ में। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम टारगेट किसको करते हैं,
शुक्रवाहिनियों को करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, जो मैंने आपको बता रहा था कि जो टीजर साड़ होता है, जो टीजर साड़ होता है, इसका प्रयोग हम जहां पर हजारों की संख्या में बड़े बड़े पशुपालक जो होते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में गाय वगैरह हैं, अब उसमें कौन सी गाय हीट पीरियड में है या फिर गर्म है, ठीक है, ऋतुमय है, उसको जांच करने के लिए, क्योंकि हम सभी गायों को ऐसे चेक नहीं कर सकते, तो हम 2-3 जो है क्या रखते हैं, 2-3 हम लोग रखते हैं टीजर साड़। क्या रखते हैं? टीजर साड़। ठीक है, अब वो टीजर साड़ करते हैं क्या है, उनके ऊपर हम एक स्याही लगा देते हैं। क्या स्याही लगा देते हैं? एक पेंट लगा देते हैं, ताकि वो क्या करे, वो जो हीट में यानी जो ऋतुमय गाय हैं उनके ऊपर वो क्या करेंगे, उनके ऊपर वो चढ़ेंगे। ठीक है, उनके ऊपर चढ़ेंगे और उनको प्रजनन करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? उनको प्रजनन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब वो करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर जो है चढ़ेंगे, इससे क्या होगा, जो उनके ऊपर लगी हुई जो स्याही है, वो जो ऋतुमय गाय है उसके ऊपर वो पेंट या स्याही लग जाएगी, जिससे कि पशुपालक समझ जाएगा कि ये जो गाय है जिसके ऊपर पेंट लगी है, ये जो गाय है ये ऋतुमय है। ठीक है, तब जाके उसको हम अलग निकाल कर छाड़ सकते, मतलब उस गाय को अलग कर सकते हैं। फिर उसका जो हम क्या करेंगे, उसका किसी अच्छी नस्ल के साड़ के साथ हम उसका स्पर्म जो है डलवाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका टीजर बुल का कार्य। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज समझ में आई कि टीजर बुल का काम क्या है। हाँ, मानव में होती है, मानव में भी नसबंदी होती है। ठीक है, नसबंदी कराने के बाद टेंशन नहीं है बच्चे होने की। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, स्पर्म बाहर आएगा ही नहीं, स्पर्म बाहर आएगा ही नहीं। ऐसा केस उसमें है जैसे कि पशु मनुष्य में होता है, तो नसबंदी कर लो, उसके बाद चाहे जहाँ कुछ भी करो आपका स्पर्म बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको बच्चे होने की संभावना बिल्कुल ही 0। ठीक है, हाँ, अब देखो कितने को मजा आ रहा है, वाह विवेक सिंह। चलो अच्छा, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भाई विवेक सिंह जी, पहले मत करो, बाद में करना है, पहले नहीं कराना है, बाद में कराना है। ठीक है, मान लो शादी भी तुम्हारी हो गई, ठीक है, शादी भी तुम्हारी हो गई, आपके 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन अब तुम चाह नहीं रहे हो, लेकिन भाई आपने नहीं कंट्रोल कर पाए, अब हो गया तो क्या करोगे, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, आप नसबंदी करा दो। ठीक है, अरे भाई यूपी वाले, तुम इतना धोखा क्यों करा रहे हो साड़ के साथ? भाई टीजर बुल है वो पहचान जाता है कौन सी ऋतुमय है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं जाएगा भाई। ठीक है, उसको 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 इतना अनुभव रहता है। ठीक है, अगर हो भी गया, मतलब दूसरे गाय के ऊपर चला भी गया, तो क्या दिक्कत है, उसको हम बाद में देख लेते हैं। ठीक है, 1-2 अगर अपवाद भी हो गए तो उससे क्या दिक्कत है। यूपी वाले बंदे ने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया है टीचर बुल को। चलो ठीक है, बताओ यूपी क्या नाम है यार, एक तो नाम तुम्हारा ये अजीब सा है, यूपी वाले, जल्दी से बताओ, यूपी वाले जी जल्दी से बताएं, आपको समझ में आया बात, ये जो मैंने बताया आपको ये समझ में आई बात? ठीक है, हाँ, समझ में अगर अच्छे से आ गया तो नोट्स बना लेना अच्छे तरीके से, बस नोट्स बना लेना, और जो भी तुम्हारे जानने वाले बच्चे हों उनसे बता देना, जल्द से जल्द अगर ज्वाइन करना चाहें बैच ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर हम लोग जल्दी से आपका जो कॉपी लिखने वाला काम स्टार्ट कर देंगे ना। देखो इसीलिए मैंने, देखो ये सब बेसिक चीज़ें हैं भाई, अब आप भी 12th में हो, लगभग 18+ होने वाले हो। ठीक है, और साथ ही साथ जब आपके कोर्स में है तो आप क्यों ना पढ़ें इसको अच्छी तरीके से, और अपने से जोड़ के क्यों ना पढ़ें भाई, तुम तो खुद हो ठीक है, तुम भी मतलब कि भाई ठीक है, बॉयज़ एंड बुल, ठीक है, मैचिंग थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, तो आप लोग खुद इससे समझ सकते हो, तो थोड़ा अच्छे तरीके से समझ, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप लोग हो सके तो ईयरफोन लगा लें, हो सकता है आप घर में बैठे हो, कहीं पर बैठे हो, थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए वैसे
भैया भैंसे को अगर करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैंसे को जनरली किस कार्य के लिए प्रयोग करोगे? हमें लगता है सिर्फ पूर्वांचल पश्चिमी क्षेत्रों में जो है गन्ना ढोने के लिए प्रयोग करते हैं आई थिंक। ठीक है, वैसे वो ऑलरेडी इतने ताकतवर होते हैं। ठीक है, बाकी कोई स्पेशल उसे जुताई वगैरह करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है, बैल को मुख्यतः लाया जाता है। चलो बढ़िया है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।